गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का चौधरी क्लासेस में स्वागत है। और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो हमारे बच्चे अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और स्कूल कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण अपनी स्टडी को रोके हुए हैं, तो वो इस माध्यम से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चौधरी क्लासेस में आप जानते हैं कि जैसे हम कक्षा 6 से 7 10 तक अपना साइंस इसमें हम पढ़ते हैं, और कक्षा 11 से 12 तक हम इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम लोग इसमें शुरुआत कर रहे हैं अपना कक्षा 10 का जो टॉपिक है, यानी हाई स्कूल का जो हमारा मेन टॉपिक है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ। और उसमें हमने पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना हमने सीखा था। आज इसमें एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीकरण क्या होती हैं और अपचयन क्या होती हैं। तो सीधा हम टॉपिक में चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अगर हम बात करें, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है, कि नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का वियोग। तो इसको हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, जो हमने नोट्स बनाए इसमें देखें। ऑक्सीकरण और अपचयन हम जैसे कह रहे हैं, आपको पहले थोड़ा सा मैं क्लियर करा दूं कि बाईं ओर हमेशा क्या लिखा जाता है, अभिकारक, और तीर के दाईं ओर क्या लिखा जाता है, हमेशा उत्पाद। ठीक है। और ए प्लस बी जैसे आप देख रहे हैं कारक हैं, और सी प्लस डी हमारे क्या है, उत्पाद हैं। उदाहरण के तौर पे ले लें, जैसे सी प्लस ओ टू गिव राइज टू सी ओ टू। ठीक है। तो सी यहाँ पर और ओ टू जो है आपके अभिकारक हैं, और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करें, उत्पाद यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नाम से क्लियर है आपका, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा या हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। ऐसी समीकरण जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें सी प्लस ओ टू गिव राइज टू क्या आ रहा है आपका, CO2। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण कहला रहा है। ठीक है। और यदि इसी में अगर कोई अभिक्रिया को उदाहरण लें जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा होगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं अगर ऑक्सीकरण को पहचानने का, ये होता है इलेक्ट्रॉन का ह्रास, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी। यानी किसी भी अभिक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी तो वह भी हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो देखो इसमें Zn-2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, तो Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव। ये भी आपका क्या है, एक ऑक्सीकरण है। ठीक है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं अपचयन, है ना। अपचयन है रिडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपचयन ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होगा आपका, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग। ठीक उल्टा हो गया। आपने वहाँ देखा था कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग, या ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आपने देखा ऑक्सीजन का संयोग होता है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का वियोग। ये हमारा क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा रखा है, देखें CuO+H2, ये आपका अपचयन का। देखो CuO+H2, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है और हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से H2O बन जा रहा है, और ये हमारा क्या कहला रहा है, अपचयन। क्या कहला रहा है, अपचयन। और मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे CuO था, CuO में से O चुका है, ऑक्सीजन का वियोग होगा तो Cu से O बन गया, तो हमारे Cu बन रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा, अपचयन। तो ऑक्सीजन का जब भी वियोग होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी दिखाया था, CuO+H2 गिव राइज टू Cu और H2O। ठीक है। तो ये आया ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके बाद आता है एक रिडॉक्स, जिसे बोलते हैं उपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए उसका नाम रिडॉक्स क्यों पड़ा, ध्यान से देखिए। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, किसके लिए आया, यह है रिडक्शन के लिए। और ऑक्स किसके लिए आया, ऑक्सीडेशन के लिए। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्रमण तथा अपचयन की दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हो, यानी दोनों घटनाएं क्या हो, एक साथ हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं,
रिडक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी जिसमें क्या ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ZnO+C गिव राइज टू ZnCO। तो देखिए Zn से Zn बन गया है और C से CO बन गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ ZnO था, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से। तो जहाँ ऑक्सीजन वियोग करता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाएगा हमारा अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है। और यहाँ देखो सी से क्या बन गया? CO। सी के साथ क्या जुड़ गई है? ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा, का संयोग, वो क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीकरण। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमारा दोनों अभिक्रियाएं साथ चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपने ये देखा तो आपने इसमें देखा कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा उपचयन यानी दोनों अभिक्रियाएं क्या क्या हो रही होती है? साथ हो रही होती है। ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेशन में बताया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का अपचयन, सॉरी हाँ, या ऑक्सीकरण, और दूसरा अभिकारक क्या होता है? अपचयन हो रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा? उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसे आप नोट्स में भी मेंशन कर लेंगे। और इस तरीके से इसका जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे इसने बताया कि अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसका एग्जांपल जैसे रासायनिक अभिक्रिया का तापन करने से कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन होता है। तो जैसे अभी आपने कॉपर और हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया देखी थी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं के अंतर्गत आप जानते हो कि देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा क्या होती है? रिलीज हो रही होती है। ठीक है। जैसे आपने देखा है, अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन जलाने से क्या होता है? कार्बन जलता तो है और लेकिन साथ में क्या होता है? उसमें ढेर सारी ऊष्मा पैदा होती है। जैसे हम आग भी सेकते हैं, आपने देखा ना, कोयले हमारे अंगारे के रूप में हो जाती हैं, तो उसमें हीट निकल रही होती है, तो वो हमारे क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? ऊष्मा का रिलीज होना हमारा क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी। जैसे देखो होगा प्राकृतिक गैस का दहन। नेक्स्ट आता है इसमें ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे पानी को गर्म करते हैं हम, आपने देखा होगा पानी को गर्म करने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होती है। हम उसमें बाहर से हीट देते हैं तो वह उबलने लगती है, और जैसे जैसे उबलती है और वह क्या होने लगती है? हमारी गर्म होने लगती है। तो देखिए आपका इसमें देखिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। जैसे हम किसी घी को अगर पिघलाना चाहे तो हमें तापमान की ज़रूरत होगी। ठीक है। किसी पानी को उबालना है तो उसमें तापमान की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे सारे किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए अगर ऊष्मा की ज़रूरत होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो Cu+O2 आपका इसका एग्जाम्पल है, C2CO। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, अगर आपके देखें हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। ये आपने जो अभी देखा ऑक्सीकरण जो होती है, ऑक्सीजन का संयोग हमने देखा था या हाइड्रोजन का वियोग देखा था उपचयन यानी ऑक्सीकरण में। हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? जैसे इसमें संक्षारण की हम बात कर लें। संक्षारण के अंतर्गत आप जानते हैं कि और विकृत गंधिता दो टॉपिक है, एग्जाम में आते भी हैं और इसके बारे में हम जानेंगे भी। ठीक है। देखिए संक्षारण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक जो दिखाई दे रहा है वो है संक्षारण। संक्षारण की अगर बात कर लेते हैं तो ये संक्षारण है, और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता है। ठीक है। संक्षारण क्या होता है? ध्यान से देखिए, संक्षारण यानी जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? जंग लगना भी आपने सुना होगा। जैसे लोहे में हमारा जंग लग जाता है, तो ये एक संक्षारण का उदाहरण है। देखिए आपने देखा होगा कभी कोई लोहा, अगर हमारा जो नया लोहा है वो पड़ा रहता है, आपने देखा कभी जब मकान या बिल्डिंग्स बनी रहती है तो लोहा बाहर से पड़ा रहता है, तो तुमने देखा होगा धीरे धीरे उसके ऊपर एक क्या होती है? एक भूरी सी परत लग जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। और ये घटना होती कैसे है? इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा बरसातों के दिनों में क्या होता है? नमी यानी मेन होती है, आर्द्रता की अधिकता होती है, और दूसरा वायु यानी हवा, यानी ये इन दोनों का होना, जल और हवा यानी आर्द्रता और हवा का होना यानी ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पे क्या होती है? दोनों रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही होती है। तो जिसके साथ क्या होता है? इसमें फेरस आपका जो बनता है, जिसे भूरा यानी जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है?
जंग लगना कहलाता है। सबसे पहले देखिए इसमें, जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह नष्ट होने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षरण। आपने देखा होगा जैसे जैसे जंग लगने लगती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसमें से चूर्ण जैसा निकलने लगता है और वो पतला होते चले जाता है, ठीक है ना। जैसे लोहे की कील है, उसमें देखना चूर्ण बनते जाएगा और हमारा जो लोहा है वो बाद में क्या होता है, बिल्कुल धूसर जैसा हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत बन जाती है। आपने देखा होगा जो हमारे चांदी होता है, चांदी की जितनी भी हमारे चाहे ज्वेलरी है, कुछ भी उसमें आप चांदी के बर्तन देखिए उसमें काली परत चढ़ जाती है, वो भी इसी संक्षारण की वजह से उसमें क्या होती है, काली परत। जैसे आपने लोहे में देखी थी भूरी परत थी, यहाँ पर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तांबा, आपने देखा हमारे तांबर यानी कॉपर के जितने बर्तन होते हैं तो तांबे के, उसमें देखना जैसे हमारे तांबे की गगरी होती है, उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ी रहती है। आप कभी ध्यान से देखेंगे घर में अगर आपको, तो उसमें हरे रंग की परत चढ़ती हुई दिखेगी और वो हमारी क्या करेगी, हरे रंग की। आपने देखा होगा तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, आपने देखा ना, स्टेच्यू ऑफ न्यूयॉर्क में हमारी जो सिटी में है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, वो हरे रंग की दिखाई देती है। उसका कारण क्या है, वो जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है वो किसकी बनी है, तांबे की बनी है, तांबे की मूर्ति है। और तांबे और उसके नज़दीक समुद्र होने के कारण और हवाएं चलने के कारण उसका संक्षारण होता रहा और वो कैसे हो गई, हरे रंग की हो गई। तो संक्षारण के कारण ही पुल और लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया आपको इसमें नजर आ रही है, ओके। इसके बाद देखें, अब संक्षारण को हम रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात आती है संक्षारण को रोकने का तरीका क्या है। तो संक्षारण को रोकने का जो तरीका है वो है, उसका सिंपल है, संक्षारण को पेंट करके रोका जा सकता है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे घरों में जब ग्रिल्स वगैरह लगी जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे ये हमारे एक ग्रिल बनी हुई है, इस ग्रिल में आप देखिए इसमें वाइट पेंट हमारा करा हुआ है। तो वाइट पेंट इसीलिए किया गया है क्योंकि ये लोहे का है और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया गया है इसमें, क्योंकि अगर ये संक्षारण अगर हमारा नहीं होगा हो सकता है जंग लग सकता है और ये हमारा जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो इसमें टाइम टू टाइम क्या होता है, पेंट किया था। तो इसीलिए आपने देखा जो हमारे ब्रिज हैं, जितने बड़ी बड़ी ब्रिजें हमारी पाई हैं या जो पुलें हैं या हमारे जहाज हैं, और इनमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं इनमें पेंटिंग के दौरान, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के दौरान से बहुत सारी हमारी ब्रिज अभी भी जो संरक्षित की गई हैं बहुत स्ट्रांग है, और उसको बचाने के लिए क्या गया, एकमात्र सहारा है पेंट के द्वारा। तो पेंट से क्या होता है, वो हवा और पानी से बच जाता है जिससे उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। तो ये तो हमारा टॉपिक है संक्षारण। एक अगला टॉपिक और आता है इसमें जिसे बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहते हैं जिसे खाने का स्पॉइल हो जाना, है ना। आपने देखा होगा जो खाना हमारा लंबे समय तक आप रखे रहते तो ये धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है और खाना हमारा क्या होता है, स्वादहीन हो जाता है और जिससे बीमारी, जैसे आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग हो जाना, ठीक है। तो इनको ये विकृत गंधिता होती क्या है, इसमें ऑक्सीकरण के कारण होता है। खाना हमारा लंबे समय तक रहने के कारण, रखे रहने के कारण ऑक्सीडाइज होना चालू करता है, यानी वो ऑक्सीकृत होने लगता है। उसमें ऑक्सीजन की सहायता से वो क्या होता है, उसको स्पॉइल करना चालू करता है। देखिए जैसे वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध क्या होती है, बदल जाती है। कहते हैं ना हम सुबह का रखा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हम उससे बासी हो जाता कहते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उससे देखें तो वो क्या होता है, एक तरीके से विकृत गंधिता हो जाती है, यानी वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और उसमें जम्स पैदा होने लग जाते हैं, यानी बैक्टीरिया उसको खत्म करने लगते हैं, जिससे कि हमारा वो क्या होता है, स्वादहीन हो जाता है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारी चिप्स हो गए, बहुत सारे खाने हमारे पैकेजिंग के फॉर्म में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, वायुरोधी। क्यों कहा उसने, क्योंकि संक्षारण और ये विकृत गंधिता जो है क्या है, ऑक्सीजन के संयोग से हो रही है, तो ऑक्सीजन से इन्हें बचाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या आता है कि तुमने जैसे चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, उसमें से हवा को निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जाकि वो अक्रिय गैस होती है जो कि उसको प्रिजर्व करने का काम करती है। तो हमारे जो चिप्स हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, इसीलिए आप अगली बार कभी भी चिप्स की थैली खोलेंगे तो आपको दिखेगा उसमें चिप्स हमारे हमारे बिल्कुल करारे रहते हैं, बिल्कुल टेस्टी रहते हैं। कारण क्या है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, नहीं तो वो भी ख़राब हो सकते थे अगर खुले रहते। तो इनको क्या होता है, इसमें से बचाया जाता है, इनके ऑक्सीकृत होने से यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें क्या जाता है, इनको हवा इनमें से रिमूव करी जाती है और इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस को सक्रिय कर देते हैं और उनका उपचयन ना हो सके। तो ये आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमने इसमें से पढ़ लिया है, और इसके बाद लगभग आपका पहला चैप्टर जो है इसमें समाप्त हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट्स हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा नया सेकंड चैप्टर में इसमें स्टार्ट करूंगा, जो 10th वालों का है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बताते रहूँगा।
तो सभी जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो बच्चे हमें इससे गेनिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नई नई नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।